मैं प्रियंका आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र को सीटेट 2021 जो कि 31 जनवरी को होने वाली है। और ये सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र है ये आपको अन्य टेट्स एग्जाम में भी काम आएगा यदि आपका सोशल स्टडीज है। आप यदि सोशल स्टडीज के शिक्षक बनना चाहते हैं, सामाजिक अध्ययन के यदि टीचर बनना चाहते हैं तो वहाँ भी आपका ये काम में आएगा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सीटेट में जो है 150 मार्क्स का प्रश्न होता है, 150 150 का, उसमें से 60 नंबर का जो है सामाजिक विज्ञान से प्रश्न पूछा जाता है। उसमें भी 40 नंबर का आपका सामाजिक अध्ययन से और 20 नंबर का शिक्षण शास्त्र सामाजिक अध्ययन के शिक्षण शास्त्र से पूछा जाता है प्रश्न 20 नंबर का। और ये शिक्षण शास्त्र में क्यों पूछा जाता है, ये 20 नंबर का जो प्रश्न है शिक्षण शास्त्र में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वहाँ आपको देखा जाता है, आपकी क्षमता को देखा जाता है कि आप कैसे एक शिक्षक होने के नाते कैसे कक्षा में बच्चों से डील करेंगे, कैसे समस्याओं को हल करेंगे, या आप की जो पढ़ाने की शैली है वो कैसी होगी, क्या आपको इसका नॉलेज है, इसलिए आपको ये प्रश्न पूछा जाता है वहाँ। तो हम इसमें कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे और इस चीज़ को भी यहाँ जान लेते हैं कि सामाजिक अध्ययन जो है, जो आपका ज्योग्राफी, आपका सिविक्स, आपका हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये चारों विषय जो आते हैं सामाजिक अध्ययन में, तो ये चारों विषय का जो अध्ययन है ये किस तरह जो है काम आता है आपके। तो ये अध्ययन सामाजिक अध्ययन जो है वो इन चारों को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इसलिए रखा गया है कि इन चारों में जो आपको जो ज्ञान मिलता है, जो शिक्षा मिलती है, जो नॉलेज मिलता है, उसको आप उसके द्वारा आप अपने जीवन में जो घटनाएं हैं या जो नियम हैं या जो कुछ कानून बने हुए हैं या जो परिस्थितियां हैं, जो आपका पर्यावरण है, उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर पाएं, ये सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य होता है। और क्या क्या होता है सामाजिक अध्ययन का, कि जो शिक्षा का उद्देश्य क्या है उसको जानिए। कि जो आपका वातावरण है और जो परिस्थितियां हैं उसका ज्ञान आपको होना चाहिए, और आपका जो प्रजातंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक जो भावनाएं हैं उसका विकास होना चाहिए। सामाजिक संबंध आप जानते हैं, सामाजिक संबंधों को सामाजिक अध्ययन के ही अंतर्गत जानते हैं। सामाजिक समस्याएं जो हैं जैसे दहेज प्रथा हो गई, स्त्री शिक्षा हो गया, बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिसको आप इसी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जानते हैं। और अपने सामाजिक दायित्वों को भी आप सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ही जानते हैं, और नागरिक दायित्वों को भी। सामाजिक दायित्व समाज से है और नागरिक दायित्व जो है आपका देश से है। तो यहाँ कैसी राजनीति चलती है, क्या नियम है हमारे देश में और बाहर में क्या नियम है, ये सब हम इसी अध्ययन के अंतर्गत जानते हैं। तो ये भी जानते हैं साथ में कि जाति, धर्म और दूसरा मत जो है उसका अधिकार क्या है, और उसके प्रति हम आदर की भावना को कहाँ विकसित करते हैं, तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। साथ ही साथ हम छात्रों में स्वस्थ चिंतन और तर्कपूर्ण निर्णय की क्षमता को भी उत्पन्न करते हैं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। देश प्रेम, विश्व बंधुत्व, ये सब जो है सब कुछ सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। तो ये तो है सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है। और सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आपके चारों सब्जेक्ट आते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत बार प्रश्न भी पूछा गया है। तो आपका इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र, ये सभी आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सामाजिक पहला जो प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है, ये पूछा गया है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि सामाजिक अध्ययन, इसको सामाजिक अध्ययन के नाम से भी जाना जाता है और सामाजिक विज्ञान के नाम से भी। तो यहाँ विज्ञान शब्द जो है ये शब्द बहुत मायने रखता है। क्योंकि विज्ञान में हम सभी जानते हैं कि विज्ञान जो है बिना प्रूफ के कोई बात को नहीं मानता। और इसे सामाजिक विज्ञान क्यों कहा गया है, तो प्रश्न तो ये भी उठता है। तो प्रश्न
सही है और उठना भी चाहिए, क्योंकि इसके आगे जो सामाजिक विज्ञान लगा हुआ है, तो विज्ञान इसलिए दिया गया है क्योंकि सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक अध्ययन में भी जो जो सब्जेक्ट्स हैं, जो जो बातें हैं, वो बिना तथ्यों के नहीं हैं, यानी उनका भी प्रमाणिक तथ्य है, उसका भी प्रमाण है, उसका भी वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो साथ ही साथ एक कार्बन पद्धति की बात भी आती है। वो क्या है, हम वहाँ उसकी आयु का अनुमान लगाते हैं कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है, तो वहाँ रेडियो कार्बन पद्धति जो है उसकी भी बात करते हैं। क्यों इसकी ज़रूरत हमें क्या हो गई, क्यों हो गई, तो इसलिए कि हम उसकी जो आयु हम ज्ञात कर रहे हैं उसका हम प्रमाण दे सकें कि ये इतनी पुरानी है, उसका क्या प्रमाण है, तो इस पद्धति ने उसे स्वीकार किया है, इस पद्धति के अनुसार इतना है। तो साथ ही साथ साक्ष्य भी उपलब्ध कराया जाता है कि ये चीज़ इतनी पुरानी है, ऐसे उस वक्त हुआ, तो पूरी पुरातात्विक खुदाई होती है, उसका प्रमाण निकाला जाता है। कोई भाषा है तो उस पर भी सर्च किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, तब उस बात को प्रमाण के साथ जो है आपको बुक में पढ़ने को मिलता है। उसी प्रकार यदि आप भूगोल की बात करें तो भूगोल में भी यदि हम पढ़ते हैं भूकंप के बारे में, मान लीजिए हम भूकंप पढ़ रहे हैं, तो भूकंप कैसे आता है, क्यों आता है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या क्या बदलाव होते हैं, यानी हम सब कुछ तथ्य के आधार पर पढ़ते जाते हैं, उसका प्रमाण होता है हमारे पास। और यदि हम ऐसे सभी शास्त्रों, सभी जो चारों विषय हैं, सबके पीछे प्रमाण तथ्य हैं, इसीलिए इसको सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। यानी बिना प्रमाण का एक भी सब्जेक्ट, बिना तथ्य का एक भी सब्जेक्ट अपनी बात, कोई भी कॉन्सेप्ट को नहीं बोलता। कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो उसके पीछे तथ्य है, प्रमाण है, तभी आप उसको पढ़ रहे हैं, इसलिए सामाजिक विज्ञान कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है, सीटेट में ही पूछा गया है फरवरी 2016 को। तो अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देखना है कि ये कौन सा ऑप्शन आप सही कहेंगे, इसका आंसर क्या होगा। इसके पहला ऑप्शन बोल रहा है, इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। दूसरा कह रहा है, यह पाठक को समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। तीसरा कह रहा है, इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है। चौथा कह रहा है, यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग पूरा करता है। तो कौन सा सटीक होगा, प्रश्न जो है जब दिया जाता है हमको एग्जाम में करने के लिए, तो हम लोग के पास ऐसे 2 ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और हम इसी कंफ्यूजन में जो है गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ कह रहा है कि इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। बी कह रहा है, यह पाठक को समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है, तो ये भी तो सही है कि पाठक को वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता कर रहा है, बिल्कुल सही है, ये भी गलत नहीं है। इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है, तो ये भी सही लग रहा है। लेकिन ये सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग पूरा करता है, यानी कहीं ये भी थोड़ा सही है, ये भी थोड़ा सही है, ये भी थोड़ा सही है, और ये भी सही है। तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि सबसे सटीक, यानी और 3 ऑप्शन को अपने में समाने वाला ऐसा ऑप्शन कौन है जो अपने में तीनों ऑप्शन को संभाले। तो आप जब पहले ऑप्शन को देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है, तो ये बिल्कुल सटीक आंसर बैठता है, क्योंकि देखिए यहाँ कि यह पाठक को समाज विज्ञान का अध्ययन करने में सहायता करता है। तो जब सहायता कर रहा है प्रमाणित तरीके से, यहाँ क्रमबद्ध, यानी जब ये क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित करेगा तो वहाँ वो तो खुद ही विज्ञान बन रहा है। और तीसरा कह रहा है कि इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली, तो ये यहाँ तो ये भी है, शब्दावली भी होगी। और डी कह रहा है, यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग पूरा करता है। तो जब क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित करेगा और वैज्ञानिक शब्दावली भी वहाँ होगी, और जो है इस प्रकार, तो ये तीनों ऑप्शन इसी में आ जाता है, इसलिए हम ऑप्शन ए को इसका सही आंसर कहेंगे, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दूसरा है, सामाजिक अध्ययन में मानव के किस पक्ष का अध्ययन किया जाता है, तो किस पक्ष का अध्ययन किया जाता है, यहाँ है ए आर्थिक, बी सामाजिक, सी नागरिक और डी ये सभी।
तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आर्थिक, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र और भूगोल, पर्यावरण, ये सभी कुछ सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है, इसलिए ये डी ऑप्शन राइट होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चों के विद्यालय जीवन का मेल ऑप्शन ए किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, बी कह रही है शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, या सी कह रही है कक्षा के जीवन के साथ होना चाहिए, या डी कह रही है कि बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। तो ए क्या कह रहा था कि किताबी ज्ञान के साथ होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो पहले ही जाएगा, क्योंकि एनसीएफ क्या कहती है, एनसीएफ 2005 कहती है कि आपका जो बच्चों का जो ज्ञान है, जो बच्चों का विद्यालय जीवन है, वो किसके साथ जुड़ा होना चाहिए, तो उसके सामाजिक जीवन के साथ होना चाहिए, उसका जो जीवन है उसके साथ होना चाहिए। जब आप उसके जीवन के साथ जो चीज़ें रिलेट करके पढ़ाएंगे उसको वो जल्दी सीखेगा, इसलिए ना कि किताबी ज्ञान के साथ होना चाहिए, ना शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, ना कक्षा के जीवन के साथ होना चाहिए, बल्कि बाहर के जीवन, उसका जो पर्यावरण है, उसका जो समाज है, उस जीवन के साथ उसका रिलेशन होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आप नए राज्य पाठ में चोल विषय में पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यत्र खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 7 में हमारे अतीत 2 पृष्ठ संख्या 28 सामाजिक विज्ञान का शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा। ये भी सीटेट 2016 में पूछा गया है, यानी कि आप एक शिक्षक हैं और आप नए राज्य में चोल विषय, चोलों के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो पाठ का जो एक अन्यत्र खंड होता है उसमें चीन के तांग राजवंश के बारे में सूचना दी गई है। इस पर विचार करते समय आपका शैक्षिक विचार जो है क्या होगा, आप क्या सोचेंगे, तो इसका ऑप्शन है ए विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान करना, बी विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना, सी कह रहा है विद्यार्थियों को विश्व इतिहास से परिचित कराना, या डी कह रहा है विद्यार्थियों की रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगी कि हम जब सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो साथ ही साथ हम मेसोपोटामिया की सभ्यता को भी पढ़ते हैं, दजला फरात को भी पढ़ते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, आपने देखा होगा, आप पहले से भी पढ़े होंगे, जब आप 7वीं में, 6ठी में, 8वीं में होंगे, तो आपको ये साथ ही साथ शिक्षक पढ़ाते होंगे। वो ऐसा क्यों करते थे, आप इस चीज़ को सोचिए, क्यों किया जाता था, क्योंकि एक तुलनात्मक अध्ययन करते थे कि हाँ, सिंधु घाटी का सभ्यता का विकास इस प्रकार हुआ, नदी किनारे हुआ, उस समय ये चीज़ें थी, ये यहाँ ऐसे ऐसे व्यापार होता था, तो उसी जो है उसी बेस को लेके हम पहुँच जाते थे मेसोपोटामिया, वहाँ देखते थे वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ भी नदी किनारे हुआ था, ये ऐसा करके हम पढ़ते थे। यानी कि हम क्या करते थे कि विभिन्न समाज में जो ऐतिहासिक विकास हुआ है उसकी तुलना करते थे। हम सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना किससे कर रहे थे, मेसोपोटामिया के साथ कर रहे थे, दजला फरात के साथ कर रहे थे, तो सब नदियों की भी तुलना कर रहे थे वहाँ हम, सिंधु की, नील नदी की। तो ये सब हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम जो है विभिन्न समाज में ऐतिहासिक विकास की तुलना कर रहे थे, ना कि हम कल्पना करने का अवसर प्रदान कर रहे थे, ना हम विद्यार्थियों को विश्व इतिहास से परिचित कराने का वहाँ हमारा प्रयोजन था, ना कि रोचक जानकारी हम जुटा रहे थे, बल्कि तुलना कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसी प्रकार जो है यहाँ जब चोल विषय शिक्षक पढ़ा रहा है, तो जो है तांग राजवंश को साथ में इसलिए वहाँ तांग राजवंश की सूचना दी गई है ताकि दोनों में तुलना हो सके, किसका विकास किस प्रकार हुआ और क्या दोनों में समानता है तो क्या भिन्नता थी, इस प्रकार होता है। तो ये हुआ ऑप्शन बी इसका आंसर, विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना। अगला है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, और ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो, चाहे वो सोशल साइंस की पेडागोजी हो, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। आपको कॉन्सेप्ट समझिए, आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, आप आराम से कर पाएंगे।
तो कारखाने के विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? ए ऑप्शन कह रहा है कहानी को सुनाना, बी ऑप्शन कह रहा है किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, सी कह रहा है किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, डी कह रहा है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दिखाना। तो फ्रेंड्स, सबसे किसी भी चीज़ को यदि आप पढ़ा रहे हैं और एक टीचर होने के नाते यदि आपसे संभव है, यदि आपके बजट में है, आपसे संभव है, तो सबसे बेस्ट विधि होती है, सबसे अच्छी विधि क्या होती है कि आप एक उस जगह की यात्रा करवा सकते हैं। जो चीज़ आप पढ़ाना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप कारखाने को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ क्या करेंगे, एक जो है कारखाने की यात्रा आयोजित कर सकते हैं। आप यदि ताजमहल के विषय में पढ़ा रहे हैं, कोई ऐतिहासिक स्मारक विषय में पढ़ा रहे हैं, तो उसकी यात्रा करा सकते हैं। और यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है तब दूसरे ऑप्शन पे हम जाएंगे। लेकिन यदि ये ऑप्शन दिया है, इसको कहते हैं प्रायोगिक ज्ञान देना, यानी जो सामने रख के आप प्रयोग करते हुए, यानी उसको दिखाते हुए, अब जब कारखाने में जाएंगे तो वहाँ बताएंगे, दिखाएंगे कि मशीनें कैसे काम कर रही हैं, कैसे उत्पादन हो रहा है, कैसे इसकी जो है फिर ये बाहर बाजार में कैसे जाएगा, आप वहाँ सब बताएंगे। तो जाहिर है कि कहानी सुनाने और विशेषज्ञ को निमंत्रित करने से भी विशेषज्ञ क्या करेगा, वो एक व्याख्या देगा, बात खत्म। तो व्याख्यान से जो है वहाँ उसे उतनी अच्छे से समझ नहीं आएगी। फिल्म भी यदि आप दिखाते हैं तो बहुत हद तक ठीक है कि उसे कुछ कुछ समझ में आएगा, लेकिन ये जो प्रत्यक्ष देखेगा, वो प्रत्यक्ष जो देख के सीखेगा वो सबसे बेस्ट होगा। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र शामिल है। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए? कौन सी विधि है जो अधिक प्रभावी और शिक्षकों को इस्तेमाल करनी चाहिए सामाजिक अध्ययन में? तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीख गए हैं। बी कह रहा है कि उदार भाव से ग्रेड दे देना। या सी कह रहा है कि शिक्षार्थियों की आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। और डी कह रहा है कि गृह कार्य देना। तो ये ऑप्शन जहाँ भी आपको परीक्षा देने की बात कहे, आप परीक्षा पे जोर नहीं दीजिएगा एक शिक्षक होने के नाते। तो ये ऑप्शन कह रहा है बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीख गए हैं, तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। परीक्षा पे कभी भी जोर नहीं दीजिएगा एक शिक्षक होने के नाते। ऑप्शन भी कह रहा है कि उदार भाव से ग्रेड दे देना, मतलब जाओ मैं तुम्हें ए ग्रेड दे रही हूँ या ए ग्रेड दे रहा हूँ, जाओ। ये ऐसा नहीं करना है, आपको इतना उदासीन भी नहीं होना, इतना भी जो है दया नहीं दिखानी है। तो ये भी रॉन्ग होगा, राइट नहीं होगा। गृह कार्य दे देना ये भी नहीं है कि सिर्फ होमवर्क दिया, पढ़ा दिया और होमवर्क दे दिया, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। यानी ऐसे आप तर्क वितर्क करवा सकते हैं, ऐसी चीज़ें करवा सकते हैं जिससे उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, वो चीज़ों को सोचे, तर्क के साथ सोचे। तो ऐसी चीज़ें जो है ये सबसे प्रभावी विधि आपकी हो सकती है। ये पद्धति आपकी अच्छी मानी जाएगी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भी, या कोई और सब्जेक्ट को जब आप पढ़ा रहे हैं तब भी। एक शिक्षक होने के नाते सबसे ज़रूरी आपके लिए यही होता है। तो ये ऑप्शन सी आपका राइट होगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।